हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी एक खूबसूरत प्यार की कहानी। ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जिसका चेहरा इंतहाई खूबसूरत था, जैसे कि फिल्म की हीरोइन, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती एक अगली से आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी के दिन सब कुछ तैयार था। जब लाल फूल से सजा हुआ डोली गेट पे आया, उसे घर के अंदर लाना था। दूल्हा हाथ में तीर कमान लिए रस्म के तौर पर दरवाजे की तरफ तीर छोड़ता है और फिर एक्साइटेड होकर इंतजार करता है कि उसकी दुल्हन थ्रेशोल्ड पार करके अंदर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही पर्दा उठाया जाता है, अंदर तो कोई दुल्हन ही नहीं है। वो बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। जब तक लोगों को होश आता है, दुल्हन अपने प्यार के साथ, अपने लवर के साथ सरहद पार गुम हो चुकी होती है। ये कहानी है जियांग शुई की, जो कि एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी। चेहरा बिल्कुल फूल जैसा, जैसे कोई परी हो, लेकिन एक एक्सीडेंटल शॉक की वजह से उसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। बाद में वो रोज रिहैब करती रही, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। वो रिहैब करते करते थक चुकी थी। आखिर हिम्मत हार कर उसने कहा, मैं नहीं कर सकती, बस हो गया। उसकी साथी उसे कहती है, अरे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते, रिलैक्स, धीरे धीरे, अभी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुमने हुआंग सर से प्रॉमिस किया था ना। यही हुआंग सर असल में हुआंग चोंग है, एक म्यूजिक टीचर। जियांग शुई जो चल फिर नहीं सकती थी, उसकी म्यूजिक क्लास के पास से अक्सर गुजरती, चुपके से सुनती रहती। हुआंग चोंग का टैलेंट, उसका आर्ट के लिए जुनून और म्यूजिक के लिए प्योर लव, जियांग शुई का दिल धीरे धीरे जीत चुका था। दोनों के दिल में धीरे धीरे प्यार आ चुका था। हुआंग चोंग को भी पहली नजर में जियांग शुई पसंद आ गई, लेकिन दोनों खानदानों के बीच इतना बड़ा फर्क था कि वो सिर्फ पियानो सीखने के बहाने ही एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें कर सकते थे। अक्सर जैसे अमीर खानदानों के बाप करते हैं, जियांग शुई के बाप ने फैमिली बेनिफिट के लिए उसकी शादी जबरदस्ती फाक फैमिली के बड़े बेटे से फिक्स कर दी। उसके बाप ने उसे कहा, शादी जैसा लाइफ टाइम का डिसीजन तुम जैसी बच्ची कैसे कर सकती है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में हुआंग चोंग को भी पता चलता है, तो घोड़ा गाड़ी में सफर करते हुए दोनों एक प्लान बनाते हैं। जियांग शुई एंड हुआंग चोंग प्लान बनाते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हुआंग चोंग हैवी पैसे खर्च करता है, दोस्तों के थ्रू कुछ जंगली टाइप लोग हायर करता है ताकि वो उनकी भागने में हेल्प कर सके। शादी वाले दिन वो जंगली लोग बारातियों में मिक्स हो जाते हैं और एक प्रॉपर स्टील दी ब्राइड वाला सीन करते हैं, और इस तरीके से वो लोग जियांग शुई को उस झूठी शादी से बचा लेते हैं। शिन जियांग की तरफ निकलते हुए रास्ते में एक बड़ा सा रोड साइड इन आता है। वो लोग रात को यहाँ रुकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं, सीन देख के हिल जाते हैं। छोटा सा कमरा और उसमें लगभग 100 लोग हैं। पैदाइश से ऐशो आराम में रहने वाली जियांग शुई के लिए ये एक शौक से कम नहा था। तभी होटल की लेडी बॉस वापस आती है, जो कि बहुत बोल्ड है, बिल्कुल बिंदास स्टाइल वाली, लेकिन असली में वो दिल की बहुत अच्छी है। जैसे ही उसकी नजर जियांग शुई पर पड़ी, उससे समझ आ गई कि ये एक नाजुक सी शहजादी टाइप है। इसलिए उसने एक्स्ट्रा मेहनत करके एक छोटा सा सेपरेट रूम अरेंज कर दिया। हाँ, सिंपल था, लेकिन कम से कम अपना प्राइवेट स्पेस था। वहीं उन्होंने एक यादगार रात गुजारी। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करके निकलने ही वाले होते हैं, तब एक अननोन आदमी बोलता है, ये लेडी बॉस यहाँ की मशहूर फोक सिंगर है। ये सुन के म्यूजिक लवर हुआंग चोंग के दिल में ख्याल आता है। दिल में तुरंत एक स्पार्क आता है और कहता है, बॉस प्लीज प्लीज एक गाना सुना दीजिए। लेकिन वो बॉस लेडी उसका हाथ झटक के पीछे हो जाती है। हुआंग चोंग कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तभी बाहर एक काली आंधी आ रही होती है कि सब लोग बहुत खामोश और टेंस हो जाते हैं। असल में इनके बाहर हॉर्स राइडिंग डिकेट आ चुके होते हैं। सब के सब काले कपड़ों में, चेहरा मास्क से कवर, आंखों में सीधा खून की प्यास। उनका लीडर चलाता है और सारे के सारे लोग इनकी तरफ टूट पड़ते हैं। अंदर लोगों में भगदड़ मच जाती है। जियांग शुई का चेहरा इतना खूबसूरत था कि हुआंग चोंग को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं ये लोग उस पर नजर ना रख लें। इसलिए वो उसे हक कर लेता है और उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। लेकिन जो होना होता है वो तो होके रहता है। डकैत अंदर घुसते हैं, पहले सबके सब सोना चांदी लूट लेते हैं। फिर लीडर पूरी जगह स्कैन करता है। उसकी नजर सीधी जियांग शुई पर अटक जाती है। इस सुनसान नॉर्थ वेस्ट के राजस्थान में इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत लड़की देखकर उसकी नीयत तुरंत खराब हो जाती है। सिर्फ एक इशारा करता है और लोग हुआंग चोंग को बाहर घसीट लेते हैं और जियांग शुई को जबरदस्ती टेबल पर दबा दिया जाता है। लगता है अब उसकी इज्जत नहीं बचने वाली। तभी लेडी बॉस अपनी लास्ट ट्रिक यूज करती है। वो लीडर से कहती है, ये लड़की लंगड़ी है, चल फिर नहीं सकती। लीडर शक में वेपन से उसके पाँव को टच करता है। जब कंफर्म हो जाता है कि वाकई उसकी टांगे बेजान है, वो बदनसीबी से डर जाता है और उसे छोड़कर वापस मुड़ जाता है। लेकिन उसी झटके में, किसी धक्के या इम्पल्स से, जियांग शुई चमत्कारिक तरीके से खड़ी हो जाती है। हुआंग चोंग शॉक। जियांग शुई
तुम खड़ी हो गई हो। इनकी खुशी में लेडी बॉस और बाकी मुसाफिर भी खुशी से झूम उठते हैं। फिर एक ट्रैवलर जिसका नाम माई माइती था, उसकी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए एक लोकल फोक गाना गा देता है। उस गाने का सुर, उसका रिदम इतना खूबसूरत होता है कि म्यूजिक लवर हुआंग चोंग एकदम से हुक हो जाता है। वो मेलोडी के प्यार में पड़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि इस गाने के लिए अपना खुद का लिरिक्स लिखेगा। इस तरह से दमाद सिटी की गर्ल ये गाना जन्म लेता है। रास्ता लंबा हो या छोटा, प्यार हो तो कुछ भी मैटर नहीं करता। चाहे दुनिया बदल जाए, हमारा प्यार नहीं बदलेगा। इस टाइप की वाइब रे। एक तूफान, एक स्टॉर्म उनके बीच का रिश्ता और गहरा कर देता है। मगर दुनिया में कोई महफिल हमेशा नहीं रहती। जुदाई का दिन आ ही जाते हैं। सब उनको रोने वाले चेहरे के साथ रुखसत करते हैं। लेडी बॉस कहती है, क्लाउड्स देखते ही बारिश आने से पहले अंकल के यहाँ जाकर छुप जाना, समझे। वो एक माँ की तरह हमको समझाती है। जाने से पहले फेयरवेल के तौर पर जाने से पहले लेडी बॉस भी एक स्पेशल सॉन्ग सुना देती है। उसकी आवाज, उसकी दुआओं के साथ ये कपल रवाना होते हैं। बाद में सफर करते करते वो लोग खूबसूरत दीवान सिटी पहुंचते हैं। स्ट्रीट पे ही गाना गा रहे होते हैं। जियांग शुए एथनिक ड्रेस पहन के डांस कर रही होती है, जैसे पेंटिंग में से कोई फेरी बाहर आ गई हो। लोग क्लैप, विसल, फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी भीड़ में से एक लड़की उनको घूरती रहती है, फिर मुस्कुराकर उनको अपने घर इनवाइट कर लेती है। घर पे आके उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, तब तक जब तक उन्होंने माई माइती वहाँ ना देख लिया। तब उनको थोड़ा सुकून आता है और उनका डाउट खत्म होता है। पता चलता है लड़की का नाम आई गुली है और वो माई माइती की फियांसे है। वो कहती है, माई माइती ने पहले ही तुम दोनों के बारे में बताया था, इसलिए बाजार में मैं देखते ही तुम लोगों को पहचान गई। माई माइती हंस के बोला, हुआंग चोंग के गाने ने ही हमें दोबारा मिलाया है। चलो सब मिलके एक मस्ती वाला मैशअप करते हैं, डांस, गाना और फुल ऑन मस्ती। इस तरह वो गाना गाकर, डांस करके फुल हंगामा, फुल धमाका करते हैं। जल्दी ही माई माइती और अयगुली की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन शादी के बीच ही डिकेट फिर हमला कर देते हैं। वो लोग अयगुली को उठाकर ले जाते हैं। इस शौक से माई माइती बीमार पड़ जाता है और बेड से ही नहीं उठ पाता। जब सब आइडियाज खत्म हो जाते हैं, तब जियांग शुए एक होप देती है, मेरे बाप का एक यहाँ दोस्त है, यहीं का टॉप लेवल ऑफिसर, वो जरूर हेल्प करेगा। हुआंग चोंग सोचता है, जब किसी की जान, इज्जत दांव पे लगी हो तब इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो दोस्त खुद ही डकैतों का पार्टनर है। उसने सिर्फ जियांग शुए पे नजर रखी और हुआंग चोंग को समुद्र में फेंकने का हुक्म दे दिया। किस्मत से हुआंग चोंग पानी में डूबते डूबते लहरों के साथ किनारे पर आ लगता है। वहां से गुजरती एक माँ बेटी उसकी जान बचा लेते हैं। लड़की की केयर से हुआंग चोंग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उधर जियांग शुए को फौज वापस पेपिंग ले जा रहे होते हैं। रास्ते में वो फिर उसी पुराने इन के पास से गुजरते हैं, लेकिन अब वो जगह बिल्कुल खाली थी। घर जलकर काली राख बन चुका होता है। यहाँ के लोग डकैतों ने सब लूट लिया। कहते हैं लेडी बॉस ने उनको बेवकूफ बनाया। और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सिटी की औरतें भी कम ग्रेडी नहीं। जब ये बात चल रही होती है, तब एक और सिपाही चुपके से अंदर जाता है। वो जियांग शुए की खूबसूरती देखकर उसे जबरदस्ती का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन जैसे ही वो गंदी हरकत करने वाला ही होता है, बाहर से एक अच्छा सोल्जर उसे देख लेता है और उसे रोक देता है। अब जियांग शुए के पास कोई जगह नहीं बचती, इसलिए वो उस गुड सोल्जर के साथ कजाक ग्रासलैंड चली जाती है। उसकी कहानी सुनकर काजक लोगों ने उसकी हेल्प करने का इरादा कर लिया। वो डिसाइड कर लेते हैं कि पूरी कम्युनिटी मिलकर हुआंग चोंग को ढूंढेगी। लेकिन इतनी बड़ी ग्रासलैंड में एक आदमी को ढूंढना बिल्कुल ऐसे था जैसे कि समुद्र में सुई को ढूंढना। पूरी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें हुआंग चोंग का कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान इन्वायरमेंट चेंज और दर्द भरी यादों के चक्कर में जियांग शुए को सवेर टीबी हो जाता है। वो दिन रात खून के साथ खांसी करती रहती है, फिर भी जिद करती है कि मुझे हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि कल को मैं खुद अपने प्यार को ढूंढने जा सकूं। उधर हुआंग चोंग भी सिर्फ जियांग शुए को ही याद करता रहता है। उसका दर्द पेंटिंग में बदल जाता है। वो उसकी तस्वीर बनाकर दिन रात उसको देखता रहता है। टाइम के साथ उस लड़की चोमा के दिल में हुआंग चोंग के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। दोनों मिलकर खुले आसमान के नीचे गहरी ग्रासलैंड में घूमते रहते हैं। चोमा स्पीड बढ़ाते हुए उसके पास आती है। उसकी आंखों में था प्योर लव। हुआंग चोंग सब समझ जाता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ जियांग शुए थी। वो जियांग शुए से असल में सच्ची मोहब्बत करता है और उसे हमेशा याद करता रहता है। इसलिए जब ट्राइब वाले माइग्रेशन की तैयारी करते हैं, वो डिसीजन कर लेता है कि मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा। चोमा उसे रोकती है क्योंकि जबरदस्ती का प्यार कभी मीठा नहीं होता। जुदाई का वक्त आ ही जाता है, तो जुदाई के वक्त उसके दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो सिर्फ हल्का सा विप से हुआंग चोंग के कंधे पर मार कर उसको अलविदा कहती है। हुआंग चोंग समझ जाता है कि ये एक साइलेंट गुड बाय है। चोमा के जाने के बाद हुआंग चोंग जगह जगह बेमकसद जियांग शुए को ढूंढने लगता है। सुनसान ग्रासलैंड, हवा, धूल। तभी एक प्रिजनर ट्रांसपोर्ट गाड़ी वहां से गुजरती है। दो पुलिस कुछ कैदी लेकर जा रहे होते हैं। सब टॉयलेट के लिए लाइन लगाते हैं।
जैसे कि हमेशा होता है, किसी और को देख हुआंग चो को भी बाथरूम की जरूरत महसूस होती है, तो वो भी वॉशरूम कर लेता है। लेकिन काम खत्म होते ही पुलिस उसको भी कैदी समझ लेते हैं, हाथ पकड़ के गाड़ी में डाल देते हैं। मैं कैदी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। कितना भी सफाई दी, पुलिस उसको एक नहीं सुनती। सिर्फ एक गलत वक्त पे, एक गलत जगह पे होना और उसकी पूरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो जाता है। इससे पता चलता है कि उस टाइम का सिस्टम कितना स्टूपिड और जुल्मी था। इसके बाद हुआंग चोंग को एक कैदी के रूप में एक माइन में भेज दिया जाता है, जहाँ वो एक मजदूर की तरह दिन रात काम करता है। ना फ्रीडम, ना पेट भरकर खाना। ऐसी जिंदगी से वो बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन वहीं उस कैंप में एक अंकल होता है जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इतने बुरे एनवायरनमेंट के बावजूद भी वो अंकल गाना गाना नहीं छोड़ता। हुआंग चोंग को भी हैरानी होती है। वो पूछता है, बाबा जान, ये जब फ्रीडम नहीं होती तो गाना कहाँ से आता है? कौन गाना गाता है? अंकल समझाता है कि पहले ये समझ के गाने को कैद नहीं किया जा सकता। उसके अपने विंग्स होते हैं, वो आसमान का ईगल है। जब दिल चाहे वो किसी भी कैद से बाहर उड़ सकता है। ये बात सुनकर हुआंग चो का दिमाग का स्विच ऑन हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसके बाद वो लेजेंडरी गाने, लोकगीत और सब किस्म के गाने को कलेक्ट करेगा। उस दिन के बाद वो रोज 2 रोटियों में से एक रोटी देकर लोगों से गाने सुनता, उनको याद करता और लिखता रहता, खुद को मोटिवेट करता, चल गाना प्रैक्टिस कर, रेडी हो जा। अंकल को क्लियरली समझ आ गया था कि हुआंग चो को कितनी मोहब्बत है गानों से और कितना जुनूनी है वो गानों के लिए। इसलिए अंकल उससे वादा करते हैं कि कल रात तक वो उसके लिए एक नया गाना लिखेंगे। लेकिन तभी जेल के गार्ड को पता चलता है कि उन्होंने रॉन्ग आदमी को अरेस्ट कर लिया था। इसलिए डिसाइड होता है कि हुआंग चो को रिलीज कर दिया जाए। ये खबर सुन के हुआंग चो खुशी से झूमने लगता है। लेकिन गेट पे पहुंचकर उसके स्टेप फिर से रुक जाते हैं। गार्ड्स पूछते हैं, क्या हुआ? वो धीरे से बोलता है, वो क्या मैं कल जा सकता हूँ? मैं यहाँ थोड़ा और रहना चाहता हूँ। गार्ड्स हैरान, तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी रिलीज नहीं होना चाहता, एक दिन और लॉक कर लो मुझे यहाँ एक जरूरी काम करना है। नेक्स्ट डे अंकल अपना वादा पूरा करता है और हुआंग चो को एक गाना दे देता है। वो कहता है, ये गाना मेरे दोस्त माय माय टी ने लिखा था। ये नाम सुनते ही हुआंग चो तुरंत पूछता है, वो कहाँ है? ठीक तो है? अंकल गहरी सांस लेकर कहता है, माय माय टी ने उस आदमी को मार दिया जिसने उसके फियांसे को जबरदस्ती से उठाया था, इसलिए उसको डेथ सेंटेंस मिल चुका है। और जब आई गुली को पता चला कि माय माय टी ने मर गया तो उसने भी अपनी जान ले ली। रात को हुआंग चो बहुत दुख के साथ गाने का हर एक लफ्ज लिखता रहता है। वो चांद को देखता रहता है। उसे सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, जियांग शुए। इधर जियांग शुए की बीमारी रोज बढ़ती जा रही होती है। उसे लगता है शायद अब वो जिंदगी में कभी भी हुआंग चो को नहीं देख पाएगी। लेकिन शायद उन दोनों की जिद, उनका प्यार, उनका इंतजार आसमान तक पहुंच जाता है। कुछ ही दिन बाद काजक लोगों को हुआंग चो का पता चल जाता है। जियांग शुए ये खबर सुनते ही घोड़े पर बैठकर माइन की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ टूटी हुई, जल चुकी हुई बिल्डिंग ही मिलती है। पूरा माइन अब एक खाली खाक जर बन चुका होता है। जियांग शुए की उम्मीद बिल्कुल टूटने ही वाली होती है। उसे कहीं से एक खूबसूरत सी मेलोडी हवा में तैरती हुई आती है। सब उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और वहां से जो शख्स आता है वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे वो दिन रात याद करती है, हुआंग चोंग। महीनों की जुदाई के बाद मिलने पर दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। वो जोर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये खूबसूरत लम्हा जैसे उन्होंने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। हुआंग चोंग बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर अपनी सारी कहानी, जेल, गाने, अंकल साहब सब कुछ बताता रहता है। लेकिन बीच में ही जियांग शुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। हुआंग चोंग हैरान, अभी अचानक? सिर्फ जियांग शुए ही जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। काजक कबीले के सारे लोगों के सामने उन दोनों की सिंपल सी लेकिन बहुत दिल से शादी हो जाती है। वो लोग भीड़ में गाते, नाचते और उस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब सब लोग हंसी खुशी में डूबे होते हैं, जियांग शुए अचानक से गिर जाती है। उसका जिस्म बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच चुका होता है। हुआंग चोंग उसे बाहों में उठाता है और ग्रासलैंड पे ले जाता है। वहाँ होगी सिर्फ आसमान, हवा और सिर्फ 2 लोग। जियांग शुए आराम से उसके सीने पे लेट जाती है। हल्का सा मुस्कुरा कर पूछती है, तुम्हें याद है हमारा एक वादा? हुआंग चोंग, अगर कभी एक दिन मैं अचानक तुम्हारे पास ना रहूं तो एक गाना गाना, सबसे खूबसूरत गाना सिर्फ मेरे लिए। हुआंग चोंग के दिल में वो बात हमेशा के लिए लिखी हुई थी। वो धीरे से सांस भरता है और उसके लिए क्लासिक गाना गा देता है। दूर कहीं एक प्यारी सी लड़की रहती है,
इस गाने के साथ उन दोनों का प्यार हमेशा के लिए कहानी बन जाता है। ये थी एक खूबसूरत लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तुम भी कभी किसी को इतना चाहते हो कि सांस लेते हर वक्त उसको याद करते हो, तो तुम समझ सकते हो कि वांग चोंग और जियांग शोए का प्यार कहानी नहीं, एक जिंदा एहसास था। कुछ लोग जिंदगी भर साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के शीशे पर उनका नाम हमेशा के लिए लिख जाता है, बिल्कुल जियांग शोए और वांग चोंग की तरह। गुड बाय, मिलते हैं किसी और लव स्टोरी में।